हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपने मेरी नवंबर मंथ की विजन आईएएस की पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। यू कैन कंसिडर गिविंग इट अ वॉच इन केस यू आर स्ट्रगलिंग विद द विजन आईएएस की मैगजीन्स। और राइट, तो आज का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है, एसिड अटैक विक्टिम्स फेल्ड बाय लैक ऑफ अ कोहेसिव लॉ लीगल प्रोसेस। तो हम पहले इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे द हिंदू के, फिर हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन को डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के और इंडियन एक्सप्रेस के बाकी एडिटोरियल्स भी। ऑलराइट, तो हम आज इस आर्टिकल को सबसे पहले क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय वीडियोस फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो आप जानते हैं कि हमने एसिड अटैक पे एक एथिक्स की केस स्टडी भी डिस्कस की हुई है। तो क्योंकि आपको पता है बहुत रिसेंटली एक 12th क्लास की स्टूडेंट के ऊपर एसिड अटैक हुआ था दिल्ली के द्वारका मोड़ पे। तो उसके बाद काफ़ी सारे इश्यूज एसिड अटैक से रिलेटेड के, कैसे अभी भी एसिड इजीली एक्सेसिबल है, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया जा सकता है, कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगाई गई हैं एसिड सेल को लेके एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया, पर जब हमने उस एथिक्स की केस स्टडी को डिस्कस किया था, हमने बहुत बेसिक पॉइंट्स देखे थे कि अगर क्या आप लिख सकते हैं, पॉइजन्स एक्ट के बारे में लिख सकते हैं 1919 के, व्हाट ऑल यू कैन राइट अबाउट वुमेन एंड बाकी चीज़ें जो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ बहुत कॉन्क्रीट डेटा, बहुत कॉन्क्रीट स्टैट्स मिलते हैं जो आई वुड हाईली रेकमेंड आप अपने आंसर में लिखें। यहाँ पे आपको कम से कम 4 से पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि दिस इज समथिंग यू वुडंट गेट इन एनी अदर मटीरियल, यू कैन कंसिडर राइटिंग इट डाउन। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे एक स्टार्ट दिया हुआ है, एक स्टोरी बता के निरुपमा की, जो उनके साथ 2013 में हुआ। इट वॉज अ रेगुलर डे फॉर हर, पर उस दिन उनके साथ एसिड अटैक हुआ और जब पता चला कि परपेट्रेटर कौन थे तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो उनके टीचर ही हुआ करते थे। और फिर उनको 3 महीने की जेल हुई और उसकी छोटी सी जेल की स्टिंट के बाद उनको रिलीज भी कर दिया गया। दी एसिड, और जिस एसिड से उनका ईयर पूरा गल गया और उसके बाद एक साइड जो उनका फेस था पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, वो एसिड, वही एसिड अभी भी बहुत फ्रीली चीपली खरीदा जा सकता है उनकी नेबरहुड शॉप्स में से। ये असम की बात है। तो इस स्टोरी से इसको स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे ये लिखा है कि ऑलमोस्ट हर एसिड अटैक विक्टिम की भारत में यही स्टोरी है। और पहला एसिड अटैक केस भारत में जो रिकॉर्ड किया गया था वो 1982 का था। तो देखिए, यहाँ पे कुछ आई ऑलवेज से हमने रोड सेफ्टी पे एडिटोरियल्स डिस्कस किए, क्योंकि रोड सेफ्टी से रिलेटेड भी रिसेंटली बहुत सारा डेटा आया है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब आप डेटा पढ़ते हैं कि जोग्राफिकल क्या पैटर्न है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उसके बाद ही आप डिराइव कर पाएंगे कि आप किस तरह की सजेशंस लिखेंगे। ओके, तो ऑलवेज पे अटेंशन टू द डेटा दैट कम्स अप। तो इसीलिए यहाँ पे एनसीआरबी का डेटा अवेलेबल है। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2011 में 83 एसिड अटैक केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, पर 2021 में 176 केसेस आए हैं। सो दिस इज ह्यूज जंप। ओके, तो ऑल्दो आपको पता है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई थी, कुछ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था कुछ एसिड अटैक पे। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कैसे 2011 में 83 एसिड अटैक केसेस थे और 2021 में 176 केसेस आए हैं। ऑलराइट, ऑल्दो 2019 में 249 थे, सो 249 से तो कम है, पर आप ये बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आपको अगर डेटा लिखना है तो आप 83 to 176 का ही डेटा लिखेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक और चीज लिखी है, अगेन सम जोग्राफिकल पैटर्न, कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कहाँ पे सोशल अवेयरनेस जनरेशन करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप यू वुड डिराइव द पॉइंट्स फ्रॉम दिस डेटा ओनली। तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जो हो रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिड अटैक केसेस, वो वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जनरली अकाउंटिंग फॉर नियरली 50% ऑफ ऑल केसेस इन द कंट्री ईयर ऑन ईयर। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, भारत के 50% ऑफ द केसेस यहीं से आ रहे हैं। तो समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, मे बी एट द सोसाइटल लेवल, मे बी एट मैनी लेवल्स। ओके, तो ये चीज़ पता करने की बहुत ज़रूरत है।
तो इन 2021 153 मेन वर चार्ज शीटेड। अब देखिए इसमें से सिर्फ 7 ही, यानी कि 2021 में 153 लोगों पे चार्ज शीट बनी, उनकी केस बना प्रॉपर इस धारा के तहत एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन कॉन्विक्ट दोषी साबित केवल 7 लोग हुए। सो दिस इज अगेन समथिंग, कॉन्विक्शन रेट बहुत कम है, मे बी किसी तरह का इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, मे बी एविडेंस में एविडेंस ट्रैकिंग में कोई गलती हो रही है, और लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर लैकिंग। ओके, देखिए जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको ज़रूर लिखना चाहिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जैसे एनसीआरबी के डेटा आपको मेंशन करना चाहिए। ये डेटा आया है, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी एक्टिविस्ट से तो पहला पॉइंट हमें यहाँ से मिलता है, डू नॉट वरी, आगे जो भी पॉइंट होगा आई वुड लेट यू नो। मेनी एक्टिविस्ट से द लैक ऑफ अ कोहेसिव। अब देखिए बहुत बार ये चीज़ कही जाती है कि एक फुल फ्लेज्ड एक लॉ नहीं है, इस वजह से एक लॉ ऐसा जो रेगुलेट करे सेल को एसिड्स की, ऐसा लॉ प्रेजेंट नहीं है जो इंश्योर करे कि पनिशमेंट क्या होगी परपेट्रेटर्स के लिए। तो इसी वजह से एसिड अटैक्स हो रहे हैं। इसीलिए ये जो लोग हैं, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है, आप बांग्लादेश का ज़रूर एग्जाम्पल लिखिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं, एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि लॉ नहीं है, वो बांग्लादेश का एग्जाम्पल देते हैं। और बांग्लादेश का एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्डेड एसिड अटैक्स केसेस हुआ करते थे। 2002 में 496 केसेस आए थे एसिड अटैक के। तो लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, दे ब्रॉट डाउन दीज एसिड अटैक्स केसेस, क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड 2 लॉज लेके आए एसिड अटैक्स पे। तो हम देखते हैं कौन से लॉज हैं। वेयर एसिड अटैक्स केम डाउन ड्रास्टिकली आफ्टर द गवर्नमेंट ब्रॉट इन 2 लॉज डेडिकेटेड टू द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम, द बांग्लादेश एसिड कंट्रोल एक्ट 2002 और साथ ही में एसिड क्राइम प्रिवेंशन एक्ट 2002। तो 2002 के ये 2 एक्ट जो आए बांग्लादेश में, जिन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया इंपोर्ट को और सेल को एसिड की इन ओपन मार्केट्स, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमने डिक्लाइन देखा है नंबर ऑफ एसिड अटैक्स केसेस में। तो देखिए 2002 में 496 थे, और 2002 में ही ये 2 लॉज आए थे, और अब देखिए 70 हो चुके हैं। 2002 से 2022 की अगर हम बात करें, इन 10 सालों में 70 पे हम पहुंच चुके हैं बांग्लादेश के केस में। ओके, सो दिस इज अगेन समथिंग यू मस्ट राइट। अगर आप एक लॉ रेकमेंड कर रहे हैं वे फॉरवर्ड में, देखिए वे फॉरवर्ड में आप पॉसिबल चीज़ें लिखते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर एक उसमें से वे फॉरवर्ड होता है जो फीजिबल है, जो एक्चुअल में कॉन्क्रीट रिजल्ट ला के देखा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो भी आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं वो सारे बिल्कुल पॉसिबल ही हैं इम्प्लीमेंट करने, पर कहीं थोड़ा सा विजनरी भी होते हैं, तो आप इसमें लॉ लिख सकते हैं। लॉ क्यों रिजल्ट्स ला के देगा या नहीं देगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन ये एक पॉइंट है जो आपको ज़रूर लिखना चाहिए बांग्लादेश के रेफरेंस के साथ। तो 2 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इन इंडिया द नेशनल, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट जो आपको यहाँ से मिलता है, वेन एवर यू कम अक्रॉस सच केसेज प्लीज डू राइट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। देखिए क्वेश्चन अगर फुल फ्लेज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे आता है GS2 में, अगर जो बहुत बार आ चुका है, तब भी जब आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में लिख रहे हैं, तो आप उनके जब क्या दिक्कतें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, या क्या फ्लॉज हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलते। लक्ष्मीकांत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो GS2 की पूरी प्रेपरेशन पॉलिटी सेक्शन की लक्ष्मीकांत से नहीं हो सकती। तो डायनामिज्म आपको न्यूज़पेपर से, अपनी मैगजीन से मिलता है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का सबसे बड़ा तो एक तो रिकमेंडेटरी नेचर है, कोई टीथ नहीं है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ ही में अंडर स्टाफिंग है, ये कई चीज़ें हैं जो आप लिख ही सकते हैं। हर तरह की आप स्टैट्यूटरी बॉडी में लिखिए ही ये चैलेंजेस। लेकिन एक चैलेंज अब ये बता सकते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने बहुत सारे वो अभी तक जितने ड्राफ्ट कर भी पाई है बिल्स, लेकिन उनको अडॉप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, और एसिड अटैक्स के बारे में कोई यूजुअली वो किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाई है। तो जितने भी रीसेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो प्लीज आप उनको टच करिए अपने आंसर में। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने थर्ड पॉइंट जो आपको यहाँ से मिल रहा है जो आप अपने एसिड अटैक के आंसर्स में लिखेंगे, चाहे वो एथिक्स में है। देखिए एथिक्स में आप सब कुछ सिर्फ कोट लिख के आंसर एथिक्स का कंप्लीट नहीं हो जाता। आप अगर केस स्टडी लिख रहे हैं उसमें कुछ डेटा लिखेंगे, उसमें कुछ लॉ लिखेंगे। अगर चाइल्ड लेबर के ऊपर है तो आप प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट लिखेंगे। तो यू विल हैव टू मेंशन ऑल ऑफ दिस। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक बार एक ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस बाय एसिड बिल इंट्रोड्यूस किया था। 2008 में ड्राफ्ट किया था इसको, पर इट नेवर
सॉ द लाइट ऑफ द डे। ओके, हाउएवर, लेकिन उसके बाद चौथा पॉइंट आपको यहाँ से मिलता है। चौथा पॉइंट क्या मिलता है? जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ और फिर जब जस्टिस वर्मा कमीशन रिपोर्ट आई, प्लीज मेंशन दिस कमिटी रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा कमीशन की जब रिपोर्ट आई 2013 में, तो तब यूनियन गवर्नमेंट ने आईपीसी को अमेंड किया। ठीक है, नेशनल कमीशन का लॉ नहीं आ पाया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का बिल लॉ में तदबीन नहीं हो पाया, पर सरकार ने 2013 में जस्टिस वर्मा की कमिटी की रिपोर्ट के बाद आईपीसी में ही क्या किया, एसिड अटैक्स को एक सेपरेट ऑफेंस इंसर्ट कर दिया, और मिनिमम पनिशमेंट एसिड अटैक के केस में 10 साल की है और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो अगेन ये आपको एक और पॉइंट यहाँ से मिलता है। आई थिंक हम 4 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। इन द सेम ईयर 2013 की ही बात है, 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक्स में बोला था, एसिड अटैक्स पे वर्डिक्ट देते हुए अपनी बोला था दैट द सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ एसिड इन इंडिया वो सॉट टू बी रेगुलेटेड, कि आप क्या करिए, सेल को, प्रोक्योरमेंट को एसिड की भारत में आपको पॉइजन्स एक्ट 1919 के तहत रेगुलेट करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। साथ ही में ये 5th पॉइंट है जो आप लिखेंगे, पॉइजन्स एक्ट के बिना ये आंसर आपका कंप्लीट हो ही नहीं सकता। 2013 की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बिना ये आंसर आपका कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। द एग्जामिनर वुड एक्चुअली लुक फॉर दीज स्टैट्यूट्स इन योर आंसर। ओके, एडिशनली द कोर्ट इंस्ट्रक्टेड, साथ ही में कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया सरकार को कि आप प्लीज जो सिलेक्ट करिए रिटेलर्स को जिनको आप लाइसेंस इशू करेंगे एसिड सेल के लिए। ठीक है, तो फिर जो ये सिलेक्टेड आउटलेट्स है, सिलेक्टेड रिटेलर्स हैं जिनको आपने लाइसेंस दे दिया एसिड सेल के लिए, ये भी एसिड ऐसी किसी को भी सेल नहीं कर देंगे। ये जिनको भी सेल कर रहे हैं उनका एड्रेस पूछेंगे, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेंगे बायर से। हाउएवर अक्रॉस द कंट्री एंड स्पेशली इन रूरल इंडिया ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लॉज के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में किसी को नहीं पता। तो ये बेसिकली था जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार इन दिस केस वो लेना जरूरी था। ओके, तो 5 पॉइंट्स वी हैव डन विद इट। 6th पॉइंट, नाउ वी टाइम एंड अगेन कम अक्रॉस द क्वेश्चन ऑफ एनजीओज। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, एनजीओज पे कुछ बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते हैं उसमें वही सिविल सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दैट, डेवलपमेंट केवल सरकार द्वारा नहीं कैरी आउट करी जा सकती, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ आप लिखते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छा मटेरियल नहीं है एनजीओज पे अवेलेबल। ठीक है, तो आप जो हो रहा है न्यूज़पेपर्स में क्या हो रहा है कि एनजीओज जो क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा लिंक्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा काफ़ी उनके खिलाफ बैन कर दी गई हैं ऐसे काफ़ी एनजीओज जिनको फॉरेन फंडिंग हो रही थी और पता चला कि वो किन्हीं कन्वर्जन्स में इन्वॉल्व है। बहुत सारे ऐसे केसेस आप एनजीओ का एक जो क्रिटिसिज्म लिखेंगे उसमें ये लिखेंगे। फिर एनजीओज में आप डायनामिज्म देखिए कि अगर एसिड अटैक्स का केस है जो काफ़ी यू सीइंग इट इन द न्यूज़पेपर्स, यू हियरिंग अ लॉट अबाउट इट, यू वुड राइट अबाउट सच एनजीओज विच आर वर्किंग इन दिस फील्ड। सो हियर वी गेट एन एग्जाम्पल, जो आप 6th पॉइंट तो आपको यहाँ से मिल ही रहा है एसिड अटैक के केस में, पर एनजीओ का जो टॉपिक है उसमें भी एक आपको यहाँ से एग्जाम्पल मिल रहा है। तो जो शीरोज हैंग आउट, शीरोज हीरोज का फीमेल वर्जन है शीरोज। ठीक है, तो शीरोज हैंग आउट ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज वर्किंग विद एसिड अटैक सर्वाइवर्स। इनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि देखिए जो भी हम केसेस सुनते हैं, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो एक सिटी का केस था, दिल्ली का केस था, नेशनल कैपिटल का केस था, तो हमें लगता है कि ये सब कुछ, क्योंकि मीडिया में जो केसेस आते हैं वो यूजुअली सिटीज के ही आते हैं, तो हमें लगता है कि अर्बन एरियाज में ज्यादा केसेस हो रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा ये बताता है, इन्होंने सर्वेस किए हैं जिससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा अटैक्स रूरल और सेमी रूरल एरियाज में होते हैं, एसिड अटैक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि रूरल एरियाज में, देन अगेन लॉट ऑफ थिंग्स, विमेन डिग्निटी के बारे में वहां पे अभी तक वो कॉन्सेप्ट पहुंचा ही नहीं है, लैक ऑफ लिटरेसी में भी a lot of things, okay, जो वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मे बी पंचायती राज जो हेड्स हैं उनको रोप इन किया जा सकता है, उनको सरकार बताए कि देखिए, क्योंकि आपका एक इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आप अपने गांव के सारे लोग आपकी बात मानते हैं, यू द एल्डेस्ट वन एंड ऑल ऑफ दैट, सो यू प्लीज एडुकेट द अदर पीपल इन ग्राम सभा, अवेयर देम, ओके, मेक देम अवेयर अबाउट इट कि ये सही नहीं है, या जो भी कुछ ये कर सकते हैं अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, सो यू विल डू दिस। ओके, तो हम 6 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। अब अगेन जो यहाँ पे लिखा है, एक स्टडी कंडक्ट की गई थी एक नालंदा यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने ये चीज़ बताई है कि मेजॉरिटी केसेस में जो एसिड अटैक विक्टिम्स होती हैं वो वुमेन होती हैं जो बार बार कई लड़के उन्हें लव कि वी लव यू और प्रपोजल्स अपने देते हैं मैरिज के, और वो लड़की डिनाई कर देती है। तो फिर वो आई सीरियसली डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द
फैक्ट अबाउट इट इज कि क्या करने की कोशिश करता है कि इंसान जब एसिड अटैक करता है, कि वो क्या समझती है लड़की अपने आप को कि वो कहाँ की हूर परी है, एंड वी वुड डिस्ट्रॉय हर फेस, मे बी दिस। और क्या ही सोचता होगा एक लड़का जब ऐसा करता है, बट दिस इज genius. There is a need for a blanket ban on the use of acids except for industrial use. तो यही देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है कोलिन गोन्साल्विस, उनका ये कहना है कि सबसे पहली बात तो हमें ब्लैंकेट बैन चाहिए ऑन द यूज ऑफ एसिड्स एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो यानी कि जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस हैं, प्रॉपर लाइसेंसिंग है उनके पास, दे आर रनिंग देयर बिजनेसेस, एंड उन्हीं को केवल ये मिलना चाहिए एसिड का एक्सेस। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि केवल लॉ ला देने से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी आईपीसी में सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे लॉ तो हर चीज़ पे है, लॉ तो बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। क्या वो क्राइम्स होने बंद हो गए हैं? तो बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है, बहुत हद तक अवेयरनेस फैलाने की, कैंपेन्स, एंड अ लॉट हैज़ टू बी डन इन दिस स्फीयर। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। Okay, so now we move on to the explained section of Indian Express, India's green hydrogen push. Of course, this is very important for you. ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, इनके बारे में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखिए प्रेलिम्स, अगेन आई हैव सेड दिस अ लॉट मेनी टाइम्स कि प्रेलिम्स इज ऑल अबाउट योर बेसिक्स. If you keep on reading, mugging up facts, data, and vision IAS की magazines के कहीं चीज़ें, और आप समझ ही नहीं रहे कि बेसिक्स क्या हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वहाँ पे आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही सिंपल ही होती है बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। Okay, so the government has formally approved the National Green Hydrogen Mission with the stated aim of making, अब देखिए गवर्नमेंट ने फाइनली अप्रूव कर दिया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, और इस मिशन का एम है कि भारत को एक ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन का। इसके लिए एलोकेट किया गया है ₹19,744 करोड़ रुपीस। ओके, दिस हैज बीन क्लियर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे, और इसका एम है कि बेसिकली हमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, तो देखिए बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है हमारा, वो ये कहता है कि हम प्रोडक्शन में तो एक हब बनेंगे ही, पर एक्सपोर्ट का भी भारत एक हब बनना चाहता है ग्रीन हाइड्रोजन के केस में और इसके डेरिवेटिव्स के केस में। वी ऑल्सो वांट टू डीकार्बनाइज द एनर्जी सेक्टर एंड यूज इन मोबिलिटी एप्लीकेशंस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बसेस, ई व्हीकल्स, इन सब में हम बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करना चाहते हैं, ताकि हम एक और चीज़ देखिए, हम अपना जो रिलायंस है, जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे, ये भी कम करना चाहते हैं। देखिए इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस कम करना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे रीजंस है इसके। अगर हम नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में लिख रहे हैं ना, तो एक पॉइंट आप ये लिखते हैं दैट वी वांट टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, तो आप बिल्कुल, चाहे वो GS3 का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक इंटरनेशनल डायमेंशन भी डाल सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का। ये देखिए अभी क्या है कि हम रशिया से अगर इतना ज़्यादा रशिया पे डिपेंडेंट ना होते, इतना ज़्यादा ऑयल के लिए, अभी हो गए हैं, पहले तो नहीं हुआ करते थे, तो हमें बार बार ये जो टाइट रोप वॉक करनी पड़ती है, जब हमसे बार बार ये पूछा जाता है। अभी भी हम आज एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि आप क्यों एक मर्डरर के कंट्री से तेल मंगवा रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो जब हम डिपेंडेंट अपने पे ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे एनर्जी सेक्टर के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी में सही में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आ जाएगी। अभी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हमें कहीं ना कहीं रिलाई करना पड़ जाता है कंट्री पे, बट दैट वुड कम, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं, इंटरनल अफेयर्स का डायमेंशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ ही में इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम आ जाएगा। हमारा बजट का बहुत प्रिपोर्शन हमारा फॉरेक्स बहुत जाता है ना, तो कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट के पर्सपेक्टिव से भी हम देखें तो इट वुड बी अ वेरी गुड स्टेप। ओके, वी कैन डू इट, we will do it, of course, there's no doubt about it. Bid to lower the dependence and development of indigenous manufacturing capacities, तो हमें indigenous manufacturing capacities भी develop करनी है। ये तो एक बहुत जनरलिस्टिक व्यू हो गया, और वैसे भी अभी गाइडलाइंस और रूल्स नहीं आए हैं, रूल्स आएंगी, गाइडलाइंस आएंगी, वो एग्जैक्टली बताएंगी कि ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन पूरा कैसे होगा। अभी एक मिशन का विजन आया है, समझ रहे हैं आप, तो अभी विजन क्या है, क्या एम है, क्या टारगेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम बेसिक वो चीज़ें डिस्कस करने हैं। क्या बॉडी होगी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, हाउ डज फ्यूल सेल रन्स, एंड
व्हाट इज हाइड्रोजन, कई चीज़ें जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड हाईली रेकमेंड प्लीज रीड ऑन हाइड्रोजन. हम एक बार पहले भी हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, इन सब पे डिस्कशन कर चुके हैं, बट अगेन जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं वो तो आप पढ़ेंगे ही, पर एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप हाइड्रोजन के बारे में इतना सुन रहे हैं तो आप बचपन में भी पढ़ के आए हैं बेसिक केमिस्ट्री, है ना, तो हाइड्रोजन के बारे में आपको कई चीज़ें पता हो. ठीक है. The ultimate aim is to fuel key sectors of the economy using hydrogen that is made by. तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया है, लेकिन मैं आपको कॉन्सोनेंट्स में तीनों हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगी. तो देखिए 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं और तीनों को हम कैटेगराइज करते हैं कलर टैब्स के साथ. ठीक है. और हम तीन तरह के हर एक कैटेगरी को एक कलर टैब क्यों हमने दिया हुआ है, बेसिकली उनको डिमार्केट करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है और उसको बनाने का प्रोसेस क्या है. तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेस एंड द प्रोसेसेस टू डिराइव दैट हाइड्रोजन, वी हैव कैटेगराइज्ड हाइड्रोजन इनटू 3 कैटेगरीज. ओके. तो बेसिकली नंबर 1 होता है, देखिए अगर मैं आपको बहुत एक सिंपलिस्टिक टर्म्स में बताऊं तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डेटा ये कहता है कि 96% जो हाइड्रोजन है वो जो ग्लोबली प्रोड्यूस्ड है वो किसी ना किसी फॉसिल फ्यूल से बनती है. ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, अब आप ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन को अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर हम लास्ट में ग्रीन हाइड्रोजन देखेंगे. तो देखिए क्या होता है, हाउ इज हाइड्रोजन, पहली बात तो कैसे बनता है. ठीक है. तो हाइड्रोजन को निकालने का, क्योंकि आप ये जानते हैं हाइड्रोजन ऐसे सिंगल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, किसी न किसी और एटम के साथ एसोसिएटेड होता है. सो बट वी वांट हाइड्रोजन, हमें उसको फ्यूल की तरह यूज करना है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है रिफॉर्मिंग. ये कहीं चीजें हैं, आई डू नॉट नो, ये आपको कहीं मिलेंगी. वेरी गुड अगर आपको विजन आई की मैगजीन्स में ये वर्ड्स लिखे मिल जाते हैं, पर अगर बाय चांस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इतना तो बेसिक पता ही होना चाहिए और प्रीलिम्स में आ जाता है, तो इसीलिए तो एक प्रोसेस होता है रिफॉर्मिंग, जिससे क्या होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, इससे हम हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करते हैं. तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इन फॉसिल फ्यूल्स को स्टीम के साथ इंटीग्रेट करते हैं. वी विल एड स्टीम टू इट, हम इसको स्टीम के थ्रू पास करवाएंगे और हम इसको हीट कर देते हैं अप टू 800 डिग्री सेल्सियस. तो जब हमने इसको हीट कर दिया, इसमें स्टीम दे दी इन फॉसिल फ्यूल्स में, तो क्या निकलेगा, CO2 और हाइड्रोजन. इवेंचुअली ये 2 गैसेस निकलती हैं. ठीक है. तो इन दोनों गैसेस को फिर सेग्रीगेट अलग अलग कर दिया जाता है. तो बेसिकली हाइड्रोजन तो हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया. इस हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यूज कर लेंगे, है ना, किसी अपने पर्पस के लिए. हमें कार्स चलवानी है, जो भी करना है, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में हमें हीटर्स बनाने हैं, ऑल ऑफ दैट. लेकिन अब ये जो CO2 निकली है, जब ये CO2 हम ऐसे ही डिस्चार्ज होने देते हैं एटमॉस्फेयर में, और तो इसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं. जो हमने इस तरह से प्रोड्यूस किया हाइड्रोजन, हम उसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं. ठीक है. क्योंकि CO2 क्या हुआ, ग्रे, आप थोड़ा बेसिक चीज समझने की कोशिश कीजिए. ग्रे यूजुअली थोड़ा मैला और इस तरह से, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल से लिंक किया गया है. तो ग्रे हाइड्रोजन में CO2 इज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन इट इज कॉजिंग क्लाइमेट वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है. लेकिन अब ब्लू हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हमने नेचुरल गैस ली, नेचुरल गैस भी सॉर्ट ऑफ एक फॉसिल फ्यूल ही है. तो हमने नेचुरल गैस ली और नेचुरल गैस को हमने स्टीम के साथ मिक्स करा और फिर उसको हीट अप किया 800 डिग्री सेल्सियस तक. तो फिर क्या निकला, हाइड्रोजन निकला, CO2 निकला. हाइड्रोजन को हमने अपने पर्पसेस के लिए यूज कर लिया, लेकिन जो ये CO2 निकला है, हमने इसको दोबारा से कैप्चर कर लिया और इसको स्टोर कर लिया अंडरग्राउंड. आप जानते हैं ना, पोरस रॉक्स वगैरह ये सब कुछ होती हैं, कार्बन सीक्वेस्टर करते हैं जब, जिससे, है ना, तो वही चीज हमने यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कर ली. ठीक है. तो इसीलिए क्या हुआ, ये जो ब्लू हाइड्रोजन बना है, ये भी कार्बन न्यूट्रल ही है, क्योंकि हम ये जो स्टोर्ड कार्बन हमने की है, इसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये ब्लू हाइड्रोजन हो गया. लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है. देखिए ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज करते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस आप जानते हैं कि क्या होता है, जिसमें हम वाटर लेंगे और वाटर को स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ठीक है. तो लेकिन अब ग्रीन हाइड्रोजन को, ग्रीन तो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लिंक करते हैं ना, दैट इज द बेसिक, है ना. तो हम क्या करते हैं,
इलेक्ट्रोलिसिस जो परफॉर्म करवाते हैं, वाटर को हमने स्प्लिट करवाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइजर को भी रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना, उसको भी तो पावर चाहिए रन करने के लिए। तो ये जो पावर जहाँ से आती है वो सोलर या विंड एनर्जी होती है, ठीक है, वो रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइजर का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, और इसके थ्रू हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। अब इस केस में ऑफ कोर्स CO2 नहीं निकलता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। पानी में कहाँ से, वाटर में कौन सा कार्बन है, नहीं है ना। तो इसीलिए ये एक बहुत ही क्लीन फ्यूल है, ठीक है। तो हम बाकी चीजें देख लेते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन एग्जिस्ट ओनली इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स एंड हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक वाटर। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन इज अ क्लीन मॉलिक्यूल बट द प्रोसेस, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एक क्लीन मॉलिक्यूल है, तो फिर आप कहेंगे अभी तक हमने इसको यूज करना क्यों स्टार्ट किया। ऑब्वियसली अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन। इसलिए नहीं यूज करना स्टार्ट किया क्योंकि इसको, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि किसी ना किसी के साथ एक कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है और उसको हमें सोल फॉर्म में हमें एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन उस प्रोसेस में काफी एनर्जी लगती है, ठीक है। तो वाइल हाइड्रोजन पोटेंशियल एज अ क्लीन फ्यूल सोर्स हैज, अब देखिए ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हाइड्रोजन अभी नया नया पता चला इसी साल, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया है कि हाइड्रोजन से भी एक क्लीन फ्यूल निकल सकता है। जी नहीं, 150 साल पहले से हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि डीकार्बनाइज कर सकता है पूरे एनर्जी सेक्टर को। पर 1970s का ही टाइम ऐसा था जब ऑयल प्राइस शॉक आया। आप जानते हैं कि ये भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, ठीक है। तो जब 1970s के बाद हमें बेसिकली पता चला कि हाइड्रोजन को भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए, लेकिन अगेन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो 3 ही कार मेकर्स ऐसे हैं, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो फिर आपसे पूछ लेंगे कि अच्छा अभी तक बताइए कि कौन यूज़ कर रहा है, कौन सी 3 कार की कंपनी ने इसको, 3 बेसिकली कार मेकर्स ने इसको कमर्शलाइज किया है हाइड्रोजन व्हीकल्स को। तो फिर आपको कुछ बोलना पड़ेगा, है ना। नहीं पता कोई बात नहीं, कोई आपको हरास नहीं कर देगा इस चीज़ के लिए, बट यू मस्ट नो क्योंकि नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, तो यू मस्ट नो ऑल ऑफ दिस। तो जापान का जो होंडा है और टोयोटा, ये बेसिकली इन्होंने कमर्शलाइज किया है, ऑल्दो बहुत लिमिटेड स्केल पे, और साथ ही में साउथ कोरिया की ह्यूंडई, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, होंडा, टोयोटा एंड ह्यूंडई। द सोर्सेज एंड प्रोसेसेस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन में देख लेते हैं पोटेंशियल कितना है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो एक क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल है दैट कैन डीकार्बनाइज अ रेंज ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। साथ ही में दूसरा क्या फ़ायदा है इसका, रिन्यूएबल एनर्जी दैट कैन, अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी या तो ग्रिड में यूज़ नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड में, है ना, सरप्लस रह जाती है, या फिर स्टोर नहीं किया। देखिए क्या होता है ना कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ही वॉलेटाइल चीज़ है। विंड जब होगी तब एनर्जी बनेगी, ठीक है। सोलर सन जब होगा तब सोलर एनर्जी बनेगी। तो वॉलेटिलिटी बहुत इन्वॉल्व है, फिर उसकी स्टोरेज में, उसके यूज़ में कभी कभी सरप्लस रह जाता है, स्टोर नहीं हो पाता। तो इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, तो फिर वो आप क्या करें, उससे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, ग्रीन हाइड्रोजन इज नॉट कमर्शियली वायबल एट प्रेजेंट। अब यही चीज़ बेसिकली एम है कि हमें क्या करना है, ग्रीन हाइड्रोजन को, मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है इसको बनाने में, ठीक है। तो लेकिन हमें यही करना है, इसको हमें कमर्शियली वायबल बनाना है। यही इस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम है, विजन है। तो करंट कॉस्ट क्या है भारत में इसकी, अगर हमें पर किलो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करना हो तो ₹350 to 400, ओके। लेकिन हम इसको कमर्शियली वायबल केवल तब कह सकते हैं जब इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 100 से नीचे आ जाए, ₹100 पर केजी से जब नीचे आ जाएगी, तब हम इसको कह सकते हैं ओके दिस इज कमर्शियली वायबल। आप भारत में किससे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना महंगा फ्यूल खरीदेगा, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इस मिशन का एम है। दिस इज व्हाट द हाइड्रोजन एनर्जी मिशन एम्स फॉर विद इम्प्लिसिट सब्सिडी सपोर्ट एंड अ गवर्नमेंट बैक्ड। अब देखिए यही होगा, सब इम्प्लिसिट सब्सिडी सपोर्ट मिलेगा, ओके। अभी सब्सिडी सपोर्ट की बात तो नहीं गई है, पर ऑफ कोर्स दिस गोज विदाउट सेइंग, कोई मिशन आ रहा है तो कोई तो सपोर्ट मिलेगा ही। गवर्नमेंट बैक करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ताकि इसको कमर्शियली वायबल बनाया जा सके। द प्लान इज टू टारगेट लोअर कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल पावर जनरेशन एंड टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, पहली बात तो आप जो इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं उनको सस्ते में बनाना शुरू करिए,
साथ ही में दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए जहाँ से एनर्जी आ रही है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को तो सस्ता करना बहुत जरूरी है। वो कौन सा बहुत सस्ती हो गई है अभी तक, ठीक है। तो क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन को भी सस्ता करना है, इलेक्ट्रोलाइजर्स को भी सस्ता करना है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम लेके आनी है। ये दो चीजें जब कॉस्ट कंपेटिटिव हो जाएगी तब जाके जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो कमर्शियली वायबल बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। इंडियाज मिशन वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड। अब देखिए ऐसा नहीं है कि अभी अप्रूवल मिला है, आप जानते होंगे अगर आप इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस फॉलो करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आप जानते हैं कि 2021 में ही इसको पहली बार अनाउंस कर दिया गया था। The Ministry of New and Renewable Energy is in the process of formulating guidelines for the scheme that seeks to promote the development of green hydrogen production. तो guidelines बन रही हैं, लेकिन अभी क्या करना चाहते हैं हम, ये यहाँ पे लिखा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम। हर साल में बेसिकली एक साल में हम 5 मिलियन मेट्रिक टन्स MMT हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमारा टारगेट है। साथ ही में विद एन एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 125 गीगावाट्स बाय 2030। तो देखिए हमें बेसिकली और हमें 125 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होगी ताकि हम ये रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके बना सके ग्रीन हाइड्रोजन। तो इतना हमें 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी, 125 गीगावाट्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन एवर यूर रीडिंग नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ऑफ कोर्स साइट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या है इस प्रपोज्ड पूरे प्रोजेक्ट का जो एक एलिमेंट है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसे हम साइट भी कहते हैं। इसके तहत क्या होगा, 2 फिनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म्स आएंगे। फिनेंशियल इंसेंटिव मैकेनिज्म्स, एक फिनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स को, ठीक है, और दूसरा दिया जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स और ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए बेसिकली फिनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे। ओके देखिए इलेक्ट्रोलाइजर्स कहीं और बन रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइजर्स को भी तो सस्ता बनाना है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइजर्स वहाँ से खरीदेगा सस्ते में ही, फिर ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में भी उसको कॉस्ट कंपेटिटिव बनाया जाए, तो ये फिनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे। विल बी प्रमोटेड टू अचीव अ रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स एंड अबेटमेंट ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैसेस बाय 2030। ऑटो सेक्टर अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक आपकी फिर दिमाग टेस्ट करेगा कि इंसान को इतना भी पता है कि नहीं पता कि हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है। जो हाइड्रोजन है वो खुद में एक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, उसमें एनर्जी इम्प्लिसिट है, ठीक है। आप ये बहुत बेसिक अगेन केमिकल एनर्जी है ना, एक गैस है ना हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसमें तो इम्प्लिसिट है, लेटेंट फॉर्म में एनर्जी, लेकिन उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें इलेक्ट्रिसिटी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, इफ अ स्टेटमेंट पॉप्स अप दैट हाइड्रोजन इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी जस्ट एन एनर्जी कैरियर, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाइड्रोजन फ्यूल मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें हाइड्रोजन के फ्यूल को इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें एक फ्यूल सेल की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। तो फ्यूल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, रिडॉक्स रिएक्शन यूज करके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यूज करके, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अब डालते हैं। जो फ्यूल सेल बेस्ड व्हीकल्स होते हैं, they mostly combine hydrogen and oxygen to produce electricity to power the electric motor on board. Since fuel cells use electricity to run, they are considered e-vehicles. अब देखिए एक और चीज यहाँ पे हमने ये देख ली, कुछ इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए। इनसाइड ईच फ्यूल सेल, तो हर फ्यूल सेल कैसे, एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। हर फ्यूल सेल में, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगेन आपकी एक एडिशनल क्लैरिटी के लिए, ठीक है। हर फ्यूल सेल में, एक फ्यूल सेल में क्या होता है कि हाइड्रोजन एक टैंक में प्रेजेंट होता है। आइसोलेट तो हम कर चुके हैं ना, ठीक है, हाइड्रोजन एक टैंक में प्रेजेंट है, प्रेशराइज टैंक में, तो हम उसको वहां से लेते हैं और फिर उसको हम एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कैटलिस्ट यूजुअली प्लैटिनम होता है, ठीक है, हमने प्लैटिनम के साथ उसको रिएक्ट करवाया और जैसे ही वो कैटलिस्ट के थ्रू, उस चिप के थ्रू प्लैटिनम की पास करता है, तो उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इसको हम एक्सटर्नल सर्किट में घुमाते हैं, ठीक है, तो फिर इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है और इसी को बेसिकली हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक मोटर चलाने को, और इलेक्ट्रिक मोटर से व्हीकल चलता है, ठीक है। तो और देखिए एक और चीज, अगर अगेन पेपर में ये स्टेटमेंट लिखी है कि इसका ओनली बाय प्रोडक्ट क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का, वो है वाटर वेपर। अगेन दिस गोज विदाउट सेइंग। अब देखिए एक और चीज, वैसे तो हम कहते हैं कि कार्बन न्यूट्रल है ग्रीन हाइड्रोजन, पर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट तो इसका भी होगा ना, क्योंकि वाटर वेपर भी तो एक ग्लोबल
ग्रीन हाउस गैस है, आप जानते हैं ये चीज़। ग्लोबल वार्मिंग में वाटर वेपर, अपना ज्योग्राफी की किताब उठा के देखिए, उसमें लिखा हुआ है। तो पर अगेन नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट, पर प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ अगर स्टेटमेंट लिखी है और आपको लगता है ओनली वाली स्टेटमेंट तो सारी गलत ही होती हैं, ऑल दोज पंडित्स हैव टोल्ड यू प्रेलिम्स के ओनली स्टेटमेंट आपको ओनली जहाँ भी लिखा दिखे आप उसको गलत मार्क करके आ जाए, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन इज अबाउट 2 to 3 times एज एफिशिएंट एज बर्निंग पेट्रोल बिकॉज, एंड अब देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली कंबशन से कहीं गुना ज़्यादा एफिशिएंट होता है केमिकल रिएक्शन, तो बर्निंग पेट्रोल से कहीं गुना ज़्यादा एफिशिएंट होगा हाइड्रोजन, ठीक है। द टोयोटा मिराई एंड द होंडा क्लैरिटी कार्स आर पावर्ड बाय फ्यूल सेल्स। एक और चीज़, अगेन ये कुछ नहीं है, बट बाय चांस आपको एग्जाम्पल्स दिखने हो तो केरला में ऑलरेडी अपना खुद का हाइड्रोजन इकोनॉमी मिशन है ताकि स्टेट को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा सके, दे आर वर्किंग ऑन इट। देन अडानी अनाउंस्ड इन जून दैट इट विल कोलैबोरेट विद फ्रांसिस टोटल एनर्जीज टू क्रिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। देन व्हाट हैज यूएस बेस्ड ओमियम इंटरनेशनल डन? It has commissioned India's first green hydrogen factory in Karnataka. So everybody has gotten on their toes and they all are working for our green hydrogen mission. Okay? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमें दो एडिटोरियल्स, ब्रीफ एडिटोरियल्स डिस्कस करने हैं। ओके, पार्टी नॉट कोर्ट। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ट्यूसडे को यूनानिमसली और सही, बिल्कुल इन्होंने कहा है, इस एडिटोरियल के ऑथर ने लिखा है कि बिल्कुल सही किया कि उन्होंने ये वर्डिक्ट दी और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें एडिशनल कर्ब्स की ज़रूरत नहीं है जो मिनिस्टर अपनी फ्री स्पीच देते हैं। मिनिस्टर की फ्री स्पीच पे एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने कहा है। ओके, क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का सोल एम क्या है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है कि हु इज द अल्टीमेट गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इट इज द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट को बनाया ही जब फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो एक फंडामेंटल राइट तो आर्टिकल 19 भी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फिर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस एक कोर्ट कैसे लेके आ सकता है, ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। लाइक अदर सिटीजन दे आर गारंटीड, मतलब मिनिस्टर्स भी हर सिटीजन की तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उनको गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। और साथ ही में ये बात आपको पता है, जब रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी गिवन है आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में, तो दे आर इनफ। ओके, दोज रिस्ट्रिक्शंस आर इनफ, संविधान ने लिखी है और रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे जैसे लिखा है, और ये बहुत ब्यूटिफुली लिखा है, वर्डिक्ट में यूनानिमसली जो वर्डिक्ट आई है, द रोल ऑफ द कोर्ट इज टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। रोल क्या है कोर्ट का? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ना कि जो फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शंस लगी है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि फिर अगर आपने सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस प्रोटेक्ट कर ली जो क्लॉज 2 में है, तो ये तो एक सबॉर्डिनेट पोजीशन मिल गई ना फंडामेंटल राइट को, तो क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन को ज्यादा तवज्जो दे दी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। The majority ruling also made a valid distinction. The governments, अब ये चीज़ बहुत vividly उन्होंने बोली थी कि हम बेसिकली देखिए एक मिनिस्टर क्या कहता है, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर, अब हम उन मिनिस्टर ने जो बोला वो उसकी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल थिंकिंग भी तो हो सकती है, क्या पता वो सोचते हो, उनकी पूरी सरकार ऐसी ना सोचती हो, पूरी पार्टी ऐसा ना सोचती हो। फिर हम हर इंडिविजुअल मिनिस्टर के स्पीच के लिए PM को या CM को तो नहीं लायबल होल्ड कर सकते ना। तो उन्होंने यही कहा, द फ्लो ऑफ स्ट्रीम इन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द इंडिविजुअल मिनिस्टर्स एंड नॉट द रिवर्स। यानी कि हम इंडिविजुअल मिनिस्टर का हम बेसिकली ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल मिनिस्टर ने जो कहा है उसके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज़ नॉट, बल्कि ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो भी मिनिस्टर है उस बंदे को वो बंदा लायबल होता है पार्लियामेंट में हर एक सरकार की चीज के लिए। सो इट इज द अदर वे अराउंड। इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इट सेट टू एनी एंड एवरी स्टेटमेंट ओरली मेड बाय अ मिनिस्टर आउटसाइड द हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। अब देखिए however it is possible to underline the concern articulated in the अब एक और माइनॉरिटी जजमेंट जो जस्टिस BV नागरत्ना ने दी थी, तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए उन्होंने बहुत यहाँ पे फुल फ्लेज्ड तरीके से नहीं लिखा, उन्होंने कहा था कि देखिए
अगर तो वो स्टेटमेंट नहीं लिंक्ड है सरकार के साथ, वो स्टेटमेंट ये नहीं बताती कि पूरे सरकार की ही क्या थिंकिंग है, तब तो फिर हम पूरी सरकार को नहीं लायबल होल्ड कर सकते। लेकिन अगर जो एक मिनिस्टर बोल रहा है और वो मिनिस्टर जो बात बोल रहा है वो पूरी सरकार भी वैसा ही दिमाग रखती है और वैसा सोचती है, तब तो लायबल होल्ड करना ही पड़ेगा ना। अब फिर लेकिन इसमें दिक्कत है कि कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सी स्टेट, कौन सा सर्कमस्टांस है इस जगह, ठीक है। तो इसमें यहाँ क्या लिखा है, बीवी नागरत्ना जी ने अपनी माइनॉरिटी जजमेंट में जो बोला है कि हेट स्पीच, चाहे वो किस भी तरह की हेट स्पीच हो, आपकी हेट स्पीच किसी और की राइट टू डिग्निटी को डिनाई करता है। तो राइट टू डिग्निटी भी तो आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे भी तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगा अगर वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा भी देगा हेट स्पीच पे। तो इनका कहीं ना कोई पॉइंट जो है इस तरफ पॉइंट करता है। एंड टू अग्री विद इट व्हेन इट स्पीक्स टू द स्पेशल ड्यूटी ऑफ द, अब देखिए इन्होंने साथ में ये भी कहा था, आपको याद होगा हमने कल बहुत डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया था कि जो पब्लिक फंक्शनरीज होती हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, इनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस का स्फीयर है। ये बहुत एक बड़े गुट को, बहुत बड़े एक लोगों के ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर किसी एक सेलिब्रिटी का फॉलोअर जो काउंट है इंस्टाग्राम पे से इट इज 16 मिलियन है ना, तो बहुत मिलियन, आप समझ रहे हैं 15 मिलियन लोग कितने होते हैं। तो अगर आप एक भी, आपको पसंद करते हैं, दे लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, मे बी यू लुक गुड, मे बी you're a good actor, whatever you are, और फिर जब आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट आती है और फैन जोन तो बहुत ही होते हैं ना लोग, तो फिर वो इसको भी मान लेते हैं, तो ये गलत एक मिसयूज हो जाता है उस अथॉरिटी का। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल तो होना पड़ेगा। बीवी नागरत्ना जी ने कहा कि वो किस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स प्रॉपरली देखनी पड़ेगी। द प्रॉब्लम ऑफ हेट स्पीच बाय ministers and others belonging to the party in power is real but is primarily political। अब ये ऑथर क्या कह रहे हैं इस एडिटोरियल के, कि देखिए ये कोर्ट की तरफ से वैसे भी आना भी नहीं चाहिए कि कोर्ट एक नई लाइन ड्रॉ करे कि क्या होता है हेट स्पीच, क्या नहीं होता, ये लाइन है, इसके बाहर एक मिनिस्टर नहीं बोल सकता। नहीं, कोर्ट का ये काम है भी नहीं है, ठीक है। और ना ही पार्लियामेंट का ये काम है कि वो एक और लॉ लेके आए मिनिस्टर्स की हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए या इस तरह का, नहीं, पार्लियामेंट का भी काम नहीं है। बल्कि क्योंकि पार्लियामेंट के पास बड़े सारे और एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स हैं, बहुत सारे आईपीसी के सेक्शंस हैं जो इस तरह की स्पीच को, जो एनमिटी प्रोवोक करती हैं पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ में, ये सब वगैरह के लिए डील करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग है वो क्या है, वो है पॉलिटिकल रिजॉल्व, ठीक है, कि आप अपनी पार्टी के किसी इंसान के साथ जिसने गलत बोला है उसके अगेंस्ट स्टेप लेते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। इनफैक्ट द सेम लीगल प्रोविजंस दैट आर डिजाइन टू कव, क्योंकि और साथ ही में देखिए क्या है कि लॉ क्यों नहीं बनना चाहिए, और ये बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लॉ बन जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल यूएपीए आया या कोई भी आया तो टेररिज्म के लिए, लेकिन उसका भी तो मिसयूज हुआ ना, हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लॉ बनाया तो हेट स्पीच को कर्ब करने के लिए जाएगा, लेकिन कोई भी सरकार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी की सरकार, बाद की सरकार, पहले की सरकार, पर एक लॉ की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मिसयूज आज हो रहा है तो मिसयूज पहले भी बहुत तरह के लॉज का होता है। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब एक लॉ बनता है तो उसको अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, अपने जो आपके खिलाफ डिसेंट करते हैं कोई एक्टिविस्ट, उनके तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके फिर उनको जेल में भी तो डाला जाता है। तो लॉ तो ना ही आए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के, देखिए चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिक, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, टीएमसी हो, विच एवर पार्टी, डजेंट मैटर, पर सब हैं तो भारतीय पार्टीज ना, हैं तो सब भारत की पार्टीज, तो भारत के कुछ सोशल, कल्चरल, डेमोक्रेटिक, प्लूरलिस्टिक एथोज हैं। तो हर कोई ये कह दे कि जो भी इसके अगेंस्ट कुछ बोलेगा वो सस्पेंड हो जाएगा या फिर उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। ना बीजेपी का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि कैसे उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन, जो नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हुई थी, जो प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा था, तो बीजे फिर पूरे वेस्ट एशिया ने हमें कंडेम किया था इस चीज़ के लिए। ऑल्दो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन ने वो कहा था, उसको भारत को क्यों कंडेम किया गया उसके लिए, बट नॉनदलेस तो उनको सस्पेंड किया गया पार्टी से, ठीक है। तो यहाँ इट इज़ अ गुड पॉइंट जो इन्होंने, ऑथर ने बोला है। लेकिन अभी भी तो बीजेपी की एक मेंबर ने, जो भोपाल की एमपी हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने भी तो कुछ कहा है ना ऐसा हेट स्पीच जिसको कंसिडर किया जा रहा है। और उसी के हम कॉन्टेक्स्ट में देखिए जो भी कुछ पॉलिटिकली हो रहा है ना, वो आपके लिए पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑल्दो आप पॉलिटिक्स नहीं लिखेंगे उसमें, आपको तो लॉज, स्टैट्स एंड नेशनल कमीशन, दिस एंड दैट, ये लिखना पड़ेगा। पर सबका ऑलमोस्ट GS2 का जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनका जो प्रेमाइस है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो पॉलिटिकल होता है। तो प्रज्ञा साध्वी जी ने यहाँ पे क्या कहा था
आई थिंक कर्नाटका जाके कि हिंदूज को अपने जो नाइव्स हैं उनको शार्पन कर तेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं सुधरेंगे बाकी कम्युनिटीज़ वाले। बट ये उन्होंने कहा था, पर इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो ये इन्होंने कहा है कि अच्छा, एक अगर एग्जाम्पल गुड है तो एक बैड भी है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है कि, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कर देना चाहिए कि हेट स्पीच किसी भी मात्रा में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, because the dent on our social and political values, as the minority judgment put it, caused by speech that undermines constitutional values hurts democracy as well। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। टोक्यो ड्रिफ्ट, तो हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये आर्टिकल मुझे बस आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताना है कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोर्सिव मेजर्स बहुत लोगों द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोर्जन करना, कई लोग कहते हैं कि अगर किस पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सब्सिडीज हैं वो देना बंद कर दीजिए कि ये वाले प्रोग्राम का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट। ये कोर्जन ही है, और क्या कहेंगे आप इसको? एक वेलफेयर गवर्नमेंट ये कर ही नहीं सकती, पर ऐसे सजेशन आते हैं, बड़े सारे दिग्गज लोग भी ऐसा सजेस्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एग्जांपल चाइना का, कि कोर्जन से कभी भी पॉपुलेशन कंट्रोल करना ही नहीं चाहिए। आपने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, आप 1 चाइल्ड पॉलिसी उठा के ले आए, ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है? जैसे अभी बोला गया था, चीन अब बूढ़ा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द इंडियन पीपल से, कि चाइना कैसे सबसे अमीर देश बनेगा, नंबर 1 पे कैसे आएगा, जब उनकी वर्कफोर्स ही यंग नहीं होगी, तो दे आर ओल्डिंग, दे आर एजिंग, है ना। तो ये चीज़ है। तो वैसे ही अगर हम टोक्यो का एग्जांपल देखें, तो टोक्यो में क्या है? टोक्यो में तो खैर ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, टोक्यो ने कुछ कोर्सिव मेजर लिया भी नहीं। टोक्यो बेचारे तो मतलब अपने लोगों को कहते हैं कि आप पार्टी करने चले जाओ, आप खुश कर अपने आप को रखने चले जाओ, दे वर्क बहुत ज़्यादा काम करते हैं ये लोग, है ना। बहुत पैशनेटली हार्ड वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो टोक्यो के केस में भी क्या है, देखिए, अगर भारत में अब तो हम तो रीच कर चुके हैं, एवरेज तो हमारा उससे टोटल फर्टिलिटी रेट से भी कम आ चुका है, 2.0 हो गया है 2.1 से। 2.1 तो थ्रेश होल्ड है, उससे भी नीचे आ गए। तो अब क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल? ठीक है, अब कई स्टेट्स हैं उसमें कंट्रोल करना, क्योंकि स्टेट वाइज भी तो सब्सिडी बर्डन आता है, ऑल राइट, वो अपने लेवल पे किया जाए, पर एक केंद्रीय सरकार के लेवल पे कोई पॉपुलेशन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एडिटोरियल्स बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं। तो आप उसमें टोक्यो का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एक समय पे हमारा हम सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री बनने वाले हैं चाइना को टेक ओवर करके, पर अगर कहीं ना कहीं हमें कहा जाता है कि ये आपका बेन है, तो पॉपुलेशन हमारा सबसे बड़ा बून भी है, सबसे बड़ा एडवांटेज भी भारत का पॉपुलेशन ही है। ये पॉपुलेशन ही है जिसने हमें हर क्राइसिस से बचाया है। ये पॉपुलेशन ही है जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसमें से भारत अकेला देश था जिसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इतनी है, डिमांड इतनी रहती है, तो वो साइकिल ब्रेक ही नहीं होती। ठीक है, बड़ी जल्दी हम रिकवर कर जाते हैं हर चीज़ से। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इसकी पावर बहुत बड़ी है। तो आप उनसे पूछिए जिनके पास, और साथ ही में अगर इतना डेमोग्राफिक पोटेंशियल है, डेमोग्राफिक पोटेंशियल बोला मैंने, हम डिविडेंड अभी नहीं बने हैं। अगर आपको डेमोग्राफी को डिविडेंड बनाना होता है, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाए, आपकी डेमोग्राफी को प्रॉफिटेबल आप तब बनाते हैं जब आप उनको स्किल करते हैं, आप उनको एडुकेट करते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आप उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आप ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में से, उन्हें जॉब ही नहीं मिलती, जो हमारे भारत की सच्चाई कहीं ना कहीं आज के लेवल पे है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का पोटेंशियल है, हम बने नहीं हैं। तो इसीलिए हमें सीखना चाहिए कि जिनके पास नहीं है वो बेचारे देश क्या क्या नहीं कर रहे खुद के लोगों को यंग करने के लिए, हमारे पास है। और पर हाँ, वही है कि हम देश ही इतना बड़े हैं, तो ग्रेजुअली होगा जो होगा, एक बार एक लॉ ला देने से सब कुछ तो हो नहीं जाता। बट अगेन हमारी एनर्जीज इस पे ज़रूर केंद्रित होनी चाहिए। तो हम टोक्यो का एग्जाम्पल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? The demographic crisis in Japan has been a long time in the making. Since the 1970s, the number of women, तो 1970s से ही जो number of women वहाँ पे babies produce करना चाहते थे, वो decline में है, ठीक है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो -0.5% है, यानी कि पॉपुलेशन डिक्लाइन ही हो रही है, ठीक है। तो 2021 में -0.5% थी। तो इट इज़ प्रैक्टिकली अ नेशनल इमरजेंसी, एंड डेफिनेटली सो। जापान टॉप 5 कंट्रीज में से आता है इकोनॉमिकली, एंड जापान इज अ रिच नेशन, सो इट कैन नॉट अफोर्ड कि उनकी पॉपुलेशन, और अगर आपकी पॉपुलेशन एज करती जाती है ना, तो फिर बहुत सारा आपके ऊपर पेंशन का बर्डन भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें भी तो फिर सरकार के ऊपर आती है ना। वॉट एड्स टू द प्रॉब्लम इज दैट वाइल देर आर टू फ्यू पीपल इन मोस्ट, अब देखिए साथ ही में एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, है ना, और लैंड बहुत है।
तो ऐसा है कि बस गिने चुने 2 सिटीज़ हैं इनकी, एक ओसाका और एक टोक्यो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आप कह सकते हैं बहुत डेंस है ये वाले एरियाज। लेकिन बाकी जो आसपास के हिली एरियाज हैं उसमें आपको दूर दूर तक कोई बंदा ही नहीं रहता दिखेगा, बहुत कम डेंसिटी। तो ये बेसिकली एक और दिक्कत है। एंड दिस डिवाइड इज रिलेटेड टू एज। द यंग वर्किंग पॉपुलेशन, जो यंग वर्किंग पॉपुलेशन है वो सिटीज आ जाते हैं अपने एल्डरली लोगों को, रिलेटिव्स को पीछे छोड़ के, ठीक है। तो इसीलिए अब इसको क्या करने की कोशिश कर रही है जापान, इसको डील करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए और इसको रिवर्स करने के लिए इस प्रोसेस को, वो मनी दे के इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो जापानीज गवर्नमेंट अब ऑफर कर रही है यंग फैमिलीज को कि हम आपको 1 मिलियन येन देंगे, अराउंड $7600 पर चाइल्ड, कि आप अपने बेसिकली हिंटरलैंड्स में चले जाएं। आप ये जो टोक्यो, ओसाका जैसी सिटी एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज को छोड़ के हिली और लेस इनहैबिटेड रीजन्स में चले जाएं। ये इन्होंने बोलने की कोशिश की है। तो देखिए यही होता है। चाइना में क्या हो रहा है कि चाइना में अगेन बर्थ रेट कम होता जा रहा है। तो वहाँ पे व्हाट चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग इज कि वो फ़ोन कर करके, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, फ़ोन करके जैसे किसी की शादी हुई, उनको पता चला तो फ़ोन करके वो पूछ रहे हैं कि एक ही महीने बाद शादी कि आर यू प्रेग्नेंट येट, और फिर वो जवाब देती है नो आई एम नॉट प्लानिंग टू, और फिर वो फ़ोन काट देते हैं। सो दिस इज हैपनिंग इन चाइना एंड जापान। तो ये बेसिकली मुझे आपको बताना था। Okay, FIR against AI passenger who urinated on woman. Now this is again very important, and why am I discussing it? I'm discussing it क्योंकि यहाँ पे एयर इंडिया का केस आया, और स्पेशली जो एविएशन सेक्टर है, अभी रिसेंटली हमने उसमें देखा था कि कैसे दो कोलकाता की एक फ्लाइट जा रही थी, वहाँ पे दो लोगों ने आपस में एक दूसरे को, एक लड़के को पकड़ के, जिसने बोला कि मैं अपनी सीट रिक्लाइंड पे था, उसने कहा मेरे को बैक एक है, तो फिर उसने स्ट्रेट नहीं की, और स्ट्रेट नहीं करता तो सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं उस एयरलाइन में। तो फिर उसको एक लड़के ने, फिर बहुत सारे लोगों ने आकर उसको थप्पड़ मारा, बहुत ज़्यादा 20 बार कम से कम। तो ये सब कुछ हमने देखा। फिर अब लेकिन खैर वो तो फाइट थी, अब ये विमेन डिग्निटी की बात आ गई है यहाँ पे, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में आईपीसी में है, सब कुछ है, लेकिन करने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, लॉज तो हर चीज़ को कर्व करने के लिए, क्राइम्स तो तब भी हो ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल देखिए, जब आप इंटरव्यू में प्रिपेयर कर रहे हैं, यू नेवर नो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप केवल एक बुक वॉर्म नहीं है, आप 12 घंटे 17 घंटे पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वो तो आप वैसे पढ़ भी नहीं सकते डेली बेसिस पे। बट अगैन अगर आप हैं तो आप थोड़ा टाइम इन तरह के केसेस को भी सुनने में, समझने में दीजिए, आसपास बात कीजिए, आपके घर पे आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो क्या देश में चल रहा है, क्या दुनिया में इस तरह के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू में इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और फिर जब आप वहाँ कहेंगे नो सर आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, वो थोड़ा सा गलत इंप्रेशन भेजता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस आर्टिकल को भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सारी क्वेश्चंस का एग्जाम्पल भी बन जाता है। अब देखिए, एक महीने पहले बेसिकली एयर इंडिया की फ्लाइट पे क्या हुआ था, ये नवंबर की बात है, नवंबर 26 की बात है, एक महीने ऑलमोस्ट पहले, कि एक एयर इंडिया की फ्लाइट पे एक मेल पैसेंजर थे, दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, और एक उनकी फीमेल को पैसेंजर थी, यानी कि उनकी साथ वाली सीट की ये केस है। तो क्या हुआ था, आई वुड मतलब यहाँ पे लिखा है, सोर्सेज सेड द अक्यूज इज ओके नो, वो मैन सीनियर सिटीजन नहीं था, वुमेन सीनियर सिटीजन थे। द मैन वाज ऑफ 35 to 40 years एज, और वो मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो एक्चुअली केस क्या हुआ था यहाँ पे, इफ आई रीड इट, तो वो द को पैसेंजर वॉज ड्रंक, द मैन वॉज ड्रंक, सो वॉट ही डिड वॉज, उनको ही वॉन्टेड टू यूरिनेट एंड ही डिडंट नो वेयर द टॉयलेट वॉज एंड ही वॉज सॉर्ट ऑफ ड्रंक, सो वॉट ही डिड वॉज he urinated on the woman who was sitting next to him, and फिर her clothes, shoes, bag, everything was soaked in urine, and ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। एंड और साथ ही में फिर उनको सीट भी नहीं दी गई, उनको इन्फॉर्म किया गया दैट देयर इज नो सीट अवेलेबल, एवरीथिंग इज पैक्ड अप, एंड इस तरह से फिर वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, उनके पासपोर्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय होने का उनको डर था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, और साथ ही में फिर फिर उनको उन्हीं की सीट पे दोबारा वापस वो जो डिस्ट्रॉयड सोइल्ड सीट पे ही दोबारा उनको बैठना पड़ा। फिर उन्होंने आके कंप्लेंट लिखवाई दिल्ली पुलिस के साथ, फिर दिल्ली पुलिस ने फाइनली अब FIR रजिस्टर की है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शंस के तहत 294 ऑब्सीन एक्ट, IPC के सेक्शंस हैं, 354 आउटरेजिंग विमेन्स मॉडेस्टी, 509 एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट
विमेंस मॉडेस्टी, तो ये सारी चीज़ें, और साथ ही में एयरक्राफ्ट रूल्स के तहत भी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें लिखा द हिंदू में जो इसकी कवरेज आई है इस आर्टिकल की, उसमें ये चीज़ लिखा है कि विमेन ने अपनी कंप्लेंट में जो उन्होंने लेटर लिखा उसमें ये भी लिखा कि द मैन वाज एक्चुअली डेलिबरेटली शोइंग हिज प्राइवेट पार्ट्स टू द वुमन। तो अगेन यू नो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, ऑफ कोर्स दिस इज इनसेन एंड दिस हैज़ टू बी डेल्ट हेफली विद। इसके साथ तो बहुत बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन अगेन लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ओके, द हिंदू के बाकी आर्टिकल्स अब हम डिस्कस करेंगे जो भी रह गए थे पहले। India tried to diffuse Zaporizhia nuclear plant situation, जयशंकर। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इंडिया ने बेसिकली क्या बोला है कि हमने यूक्रेन का जो ज़ैपोरिशिया न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके ऊपर शेलिंग बॉम्बिंग आसपास ये हो रही थी, और कभी भी न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता था जब उसके ऊपर आप इतनी शेलिंग और बॉम्बिंग ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो भारत ने कहा है कि जो ग्रेन डील साइन हुई थी मॉस्को और कीव के बीच में, यानी रशिया और यूक्रेन के बीच में, जिसे संसार को ये पता है कि उसमें केवल टर्की ने अपना योगदान दिया है, टर्की ने मीडिएट किया था यूएन के साथ मिलके, जब ब्लैक सी ब्लॉकेट हो गया था और रशिया ने बेसिकली कर दिया था। पर फिर ग्रेन डील, यानी कि ग्रेन्स तो पहुंचानी है ना, व्हीट ग्रेन्स है, तो वो इजिप्ट जो है अपने 60 to 70% व्हीट ग्रेन यूक्रेन से करता है, तो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं हो जाएगा अगर वो ब्लॉकेड बना ही रहता तो इस तरह की ग्रेन डील जो हुई, और साथ ही में ये जो ज़ैपोरिशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिफ्यूज, ये जो सिचुएशन वहाँ पे थी उसको मेलो डाउन करने में भारत ने अपना क्वाइटली योगदान दिया है, ये एस जयशंकर ने बोला है। कब बोला है? ऑस्ट्रिया गए हुए थे 4 दिन के लिए, आपको पता है, हमने देखा मोबिलिटी अग्रीमेंट भी देखी, तो ऑस्ट्रिया गए हुए थे, तो जो भी एक न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये चीज़ बोली। ओके, ही वेहेमेंटली रिजेक्टेड चार्जेस, और जब दिल्ली पे ये चार्ज लगाया गया, न्यू दिल्ली पे, कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं ये डिस्काउंटेड रशियन ऑयल लेके, तो ये सबको फिर एक बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि एक वॉर प्रॉफिटर है, इस वॉर से आपको फायदा हो रहा है। तो मिस्टर जयशंकर ने ऑफ कोर्स इसको रिजेक्ट किया, और उन्होंने बोला कि देखिए, पहली बात तो हम क्यों G7 का प्राइस कैप अडॉप्ट करें, वाई शुड वी अडॉप्ट इट। हम जब ये G7 कैप, जब आपने $60 पर बैरल लगाया, तो हमसे आपने डिस्कस किया, हमसे आपने पूछा कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। जब हमसे कंसल्ट ही नहीं आप कुछ करना ज़रूरी समझते और फिर कहते हैं कि सब पे थोपना आपने, जो नहीं एक्सेप्ट करता तो फिर आपको लगता है कि यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज का सब एक्सेप्ट करें। हु आर वी? वी कैन नॉट साइन इन टू एनीथिंग व्हाट अदर्स हैव कुक्ड अप, include us when you're cooking it, include us। तो ये चीज बेसिकली मिस्टर एस जयशंकर ने कही है। ओके, सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज Supreme Court to hear petitions of Haldwani residents facing eviction after High Court order। तो what is happening here is कि High Court ने उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने बेसिकली ऑर्डर दिया है कि अगर पैरामिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय करना पड़ जाए तो करिए, पर वो जो लैंड है हल्द्वानी के रेलवे के आसपास वाला, over 29 acres of land set to belong to the railways at the हल्द्वानी नैनीताल, इसको आप इन सारी फैमिलीज को एविक्ट कीजिए, उसको खाली करवाइए। तो लेकिन इसके खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के खिलाफ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बेंच जो है, जस्टिस संजय किशन कौल जी, उसमें अब AS ओका जी भी होंगे, वो बेसिकली एक अपील सुनेंगे। Okay, a bench led by Chief Justice D.Y. Chandrachud agreed to list the case on Thursday after advocates Prashant Bhushan and Vipin Nair appearing for the effective petitioner residents। तो इन्होंने बेसिकली अर्जेंट बेसिस पे लिस्ट कर दिया D.Y. Chandrachud जी ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। द हाई कोर्ट on December 20 ordered the eviction of all unauthorized। ओके, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि इनको रिमूव कीजिए वहाँ से, तो 1 हफ्ता तो बहुत कम है। ऑफ कोर्स अर्जेंट बेसिस पे सुना ही जाना था। अब ये जो थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारी ये इंक्रोचमेंट को मत रिमूव कीजिए, क्योंकि हम होमलेस हो जाएंगे और साथ ही में हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब साथ ही में हम देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट कम्स अप। कल ये न्यूज़पेपर में आएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट स्टेज ऑर्डर अलाउइंग यूपी
लोकल बॉडी पोल्स विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन। तो फाइनली आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आप ठीक है, जो लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होने हैं, लोकल पंचायत लेवल के इलेक्शंस जो हैं उनको आप करवाइए, पर ग्रास रूट्स लेवल के जो इलेक्शन है उनको करवाइए, पर ओबीसी रिजर्वेशन के बिना वैसे ही करवाइए। ठीक है, तो देखिए एक और चीज़, आप वैसे जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो ऑप्शनल होती है। जो विमेन रिजर्वेशन है 33% की, और जो SC/ST रिजर्वेशन है दैट इज मैंडेटरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने रिकॉग्नाइज किया है, पर जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ के माध्यम से दे सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ओबीसी रिजर्वेशन कहीं पे आपको दिखेगी, कहीं लोकल बॉडीज में, कहीं पे नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगेन ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके बेसिक्स को टेस्ट करता है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, क्योंकि DY चंद्रचूड़ जी का कहना है कि अभी ये सही नहीं है कि मतलब इलेक्शंस रिजर्वेशन के बिना हो जाएं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है द हाई कोर्ट। अब देखिए आप जानते होंगे, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ट्रिपल टेस्ट को, जो आप ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया हुआ है कि अगर आपको कभी भी इस तरह की रिजर्वेशन देनी है लोकल बॉडीज में, तो ट्रिपल टेस्ट करना होता है, जिसमें से एक टेस्ट क्या होता है, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं देखनी है आपने। जब रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है कम्युनिटी को, उनकी पॉलिटिकल बैकवर्डनेस देखनी है, जो इस यूपी के केस में नहीं दिख रही थी। ठीक है, तो पॉलिटिकल बैकवर्डनेस क्या होता है कि सोशली बैकवर्ड अलग चीज़ है कि उनको कभी डिस्क्रिमिनेट किया गया उनके पास में। एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी ठीक है, दे नॉट सॉर्ट ऑफ वेरी वेल एजुकेटेड, अंडर ग्रेजुएट या फिर 12th तक भी नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर पॉलिटिकल बैकवर्डनेस क्या होता है कि आपकी कम्युनिटी से आज तक किसी ने कोई पोस्ट होल्ड ही नहीं की है ना, और कोई अमालगमेशन हुई नहीं पॉलिटिकली, तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने का कभी मौका ही नहीं दिया गया, वहाँ बैकवर्डनेस है। देन एंड देन ओनली ओबीसी रिजर्वेशन हैज़ टू टेक प्लेस। तो वो यहाँ पे मिसिंग था, ये बेसिकली हाई कोर्ट ने कहा था इलाहाबाद के। ओके, no, this is not important, this is actually not an important article, I was just reading it for myself. हम पहले इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे आर्टिकल को। ऑपोजिशन टू कर्नाटकाज महादई रिवर वाटर प्रोजेक्ट माउंट्स इन गोवा। तो हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखिए ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं असम का मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के साथ, फिर उसके बाद आप जानते हैं कि और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में बेलगावी को लेके, और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स कौन से हैं जो अभी रिसेंटली हमने तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में देखा, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट को लेके। दोनों ही उसको रूल करते हैं, दोनों के ही वहाँ पे आपको मिल जाएंगे राशन कार्ड, दोनों स्टेटों के लिए हुए हैं वहाँ पे लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने उड़ीसा का आपको कोटिया डिस्ट्रिक्ट का बताया, कोटिया रीजन का, नॉट डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है वो। तो कोटिया रीजन में मैंने आपको बताया कि 2006 से लेके अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टेटस को डिक्लेयर किया गया है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों उसको क्लेम करते हैं कोटिया रीजन को, ये बताया। फिर उसके बाद देखिए आपको एक और सेक्शन जो मैंने आपको बताया था इंटरस्टेट डिस्प्यूट का, वो है वाटर डिस्प्यूट जो है स्टेट्स के बीच में। तो फिर उसमें आप क्या लिखेंगे, ये बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप इस पर जितना ऐड ऑन करें ना अपनी नॉलेज को, जितना यू विल हैव टू कीप एन आई ऑन कि कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं आपके पेपर तक। ठीक है, तो फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, केरला और तमिलनाडु के बीच में मुल्लापेरियार डैम डिस्प्यूट है। फिर उसके बाद आप नर्मदा रिवर को लेके जानते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात उसमें इन्वॉल्व हैं। कावेरी डिस्प्यूट आप जानते हैं तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में। देन यू ऑल्सो नो सतलज यमुना जो लिंक कनाल को लेके हरियाणा और पंजाब के बीच में डिस्प्यूट है, जो अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पर उसका आई एम एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग कि कल इंडियन एक्सप्रेस में या टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन सेक्शन जो भी होगा उसमें वो आएगा, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि सतलज यमुना कनाल के ऊपर कोई अच्छा मटीरियल आए। पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप मैप जब ड्रॉ करेंगे, आपको एग्जाम्पल्स जब पूछे जाएं तो आपको पता होना चाहिए। अब साथ ही में एक और चीज़ देखिए, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट कर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रिवर वाटर डिस्प्यूट का एक और चीज़ होता है कि एक अगर स्टेट की रिवर है तो उस पर डैम बना के दूसरे स्टेट के लोगों को जो डिप्राइव्ड है पानी से उनको पहुंचाया जाए, तो उस स्टेट के जो लोग हैं वो यूजुअली प्रोटेस्ट करते हैं। तो वही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है
तो ये चीज़ देखिए, अगर आपके प्रीलिम्स में आते हैं तो अगर उसमें मैच द फॉलोइंग आता है रिवर उसकी स्टेट के साथ, और उसमें महादेई या मंडोवी रिवर जो आप जानते हैं, तो आपको पता होना चाहिए गोवा के साथ आपको उसको मैच करना है। ठीक है, आप पढ़ते हैं रिवर्स तो पढ़ते ही हैं आप अपने स्टैटिक पोर्शन में। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि केंद्रीय सरकार ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आई है, जहाँ पे कलसा और बंडूरी ट्रिब्यूटरीज जो हैं महादई की मंडोवी की, उस पर डैम बनाया जाएगा। और उस इसे क्यों बनाया जाएगा, ताकि प्रोवाइड किया जा सके ड्रिंकिंग वाटर टू ड्राउट हिट नदर्न कर्नाटका के रीजन हैं, यानी कि धारवाड़, बेलगावी, जिसको लेके ऑलरेडी एक डिस्प्यूट है, ठीक है, गड्डक। तो ये बेसिकली इन सारे रीजन्स को पानी प्रोवाइड करा जाएगा नदर्न कर्नाटका के। ठीक है, तो पहले महाराष्ट्र ने भी इस तरह के डाइवर्जन ऑफ वाटर को अपोज किया, लेकिन इस बार गोवा इज एट द फोर फ्रंट। तो व्हाट गोवा इज डूइंग, ऑलरेडी सरकार सेम है वैसे, जो केंद्रीय लेवल पे और जो गोवा के लेवल पे, दोनों बीजेपी की ही सरकारें हैं, पर स्टिल पानी का डिस्प्यूट ऐसा है कि वहाँ पे लोकल वो आ जाते हैं सेंटिमेंट। ठीक है, तो आपकी सरकार सेम हो, एक यही है इस तरह का डिस्प्यूट है, बाकी तो सब निकल जाते हैं। बाकी पार्टी सेम हो ना, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कोई दिक्कत आती ही नहीं है, या खुद देख सकते हैं। पर ये वाटर डिस्प्यूट ऐसा चीज़ है जहाँ पे ऐसे केसेस आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप केंद्रीय सरकार से नहीं अग्री करते, क्योंकि फिर आपने रहना तो अपनी स्टेट में है ना, आप चीफ मिनिस्टर तो अपनी स्टेट के हैं, फिर आप लोगों को क्या जवाब देंगे। तो ये चीज़ हो जाती है। और जो वाटर को बहुत पॉलिटिसाइज भी किया जाता है, एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल, वेपनाइज इसको किया जाता है जब भी इलेक्शन के लिए, पर इस जगह इलेक्शन वाला कोई सीन तो अभी है भी नहीं। तो जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी ने कहा है, ऑल पार्टी मीटिंग बिठाई है पानाजी में, गोवा की कैपिटल, और फिर उन्होंने डिस्कस किया है कि हम बेसिकली डेलीगेशन भेजेंगे केंद्रीय सरकार को, और उनको हम बोलेंगे कि ये सही नहीं है, वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। और साथ ही में जो इन्वायरमेंट एक्शन ग्रुप्स हैं वो भी लेटर से उन्होंने लिख के कैंपेनिंग शुरू कर दी है कि दिस इज नॉट फाइन, वी आर अगेंस्ट इट। स्टेलमेट ओवर SYL कैनाल कंटिन्यूज, हरियाणा पंजाब टॉक्स इनकॉन्क्लूसिव। तो यहाँ क्या लिखा है कि सतलज यमुना लिंक कैनाल को लेके आप ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत दिक्कतें हैं और काफ़ी समय से चलती आ रही हैं, जब से हरियाणा पंजाब अलग हुए। ठीक है, तो तब से ही ये कहीं ना कहीं उसके थोड़े ही समय बाद से ये चीज़ चल रही है। Okay, the focal point of water sharing dispute between Haryana and Punjab continued on Wednesday as the meeting over the issue remained inconclusive. The meeting was held, तो बेसिकली न्यू दिल्ली में मीटिंग हुई, जिसमें जल शक्ति मिनिस्टर भी थे गजेंद्र सिंह शेखावत, उसमें चीफ मिनिस्टर्स भी थे पंजाब हरियाणा के, पर कुछ पहुंचा ही नहीं किसी भी स्तर तक, कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, आफ्टर द मीटिंग हरियाणा की चीफ मिनिस्टर ने बोला कि कंसेंसस तो कोई हम निकाल नहीं पाए, और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसको, जो भगवंत मान जी हैं, उसको फॉलो नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ही सेड दैट मिस्टर मान's गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, जहाँ पे एक पंजाब की सरकार ने 2004 में एक एक्ट लेके आए थे, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि हम एक भी बूंद अपना पानी को शेयर नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और इस एक्ट को रिपील कर दिया था। लेकिन भगवंत मान जी का कहना है ये 2004 का एक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज़, और साथ ही में हमारे पास खुद के लिए पानी नहीं है तो हम आपको कैसे दे देंगे, भगवंत मान जी का कहना है। हम इसको एक अच्छे से कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग एक पूरा इशू क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद से क्या इश्यूज आए। आई एम एक्सपेक्टिंग सम वेरी गुड मटेरियल। अगर नहीं भी आएगा तो मैं खुद से आने वाले 1-2 दिन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।